हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल सेशन में। हाजिर हूं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके, दैट इज नोन एज एडवर्ब्स। एक ऐसा टॉपिक जहां से एग्जाम के लेवल पे आपको एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिलर्स, क्लोज टेस्ट, लगभग हर सेक्शन में क्वेश्चंस देखने के लिए मिल चुके हैं। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे एडवर्ब से रिलेटेड एडवांस फैक्टर्स पे, एडवांस रूल्स पे, और साथ ही साथ एडवर्ब से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन वो जो एग्जाम में आते हैं, उन सारे के सारे स्ट्रक्चर्स पे हम और आप मिलके करेंगे डिस्कशन। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं आज के इस धमाकेदार से सेशन की। सबसे पहले अगर मैं एडवर्ब की बात करूं, मेरा एक बेसिक क्वेश्चन आपसे है, व्हाट इज एडवर्ब। आखिर एडवर्ब होता क्या है। इसके बेसिक फंक्शंस को जानने से पहले एडवर्ब को जानना जरूरी है। तो जैसे ही मैं पूछूं आपसे एडवर्ब क्या है, तो एडवर्ब, इसके अंदर ही वर्ब आ रहा है, मतलब एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच जो वर्ब को क्वालिफाई करे। नो डाउट आप बिल्कुल सही हैं, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि एडवर्ब एक वर्ब को क्वालिफाई करता है। लेकिन क्या एक एडवर्ब एक वर्ब को ही क्वालिफाई करता है या इसका कोई और भी फंक्शन होता है? क्या वर्ब को क्वालिफाई करने के अलावा भी एडवर्ब का कोई वर्क होता है? बताइए। चलिए मैं बता देता हूं। एक एडवर्ब एक एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, और एक एडवर्ब खुद को, मतलब एडवर्ब को भी क्वालिफाई करने का काम कर रहा होता है। एवन एक एडवर्ब पूरे सेंटेंस क्लॉज को भी क्वालिफाई करता है। कैसे कैसे इतने सारे ये काम कर लेता है। मल्टीटास्किंग स्टाफ बना हुआ है पूरी तरह से। देखते हैं। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं, सपोज इफ आई एम सेइंग ही रन्स फास्ट, सपोज अगर मैं बोल रहा हूं ही रन्स फास्ट, तो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में अगर मैं देखूं तो आपको दिखेगा कि ही रन्स फास्ट में फास्ट क्या है, एक एडवर्ब है जो क्वालिफाई कर रहा है किसको, रन्स को। ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। लेकिन अगर मैं यहीं पे बोलूं ही रन्स रन्स वेरी फास्ट, तो जैसे ही मैं बोलूंगा ही रन्स वेरी फास्ट, अब यहां पे हमें यह समझ आ रहा है कि वेरी और फास्ट दोनों क्या हैं, एडवर्ब्स हैं। यहां पे फास्ट अभी भी रन्स को ही क्वालिफाई कर रहा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा माय डियर एस्पिरेंट्स, वेरी क्वालिफाई कर रहा है फास्ट को, वेरी क्वालिफाई कर रहा है फास्ट को। तो यहां पे वेरी भी एक एडवर्ब है और फास्ट भी एक एडवर्ब है। दोनों की दोनों एडवर्ब्स हैं हमारे सामने। सेम एज अगर मैं बोलूं ही इज ब्यूटीफुल एनफ, ध्यान से देखिए स्टेटमेंट को, शी इज ब्यूटीफुल एनफ। इफ आई एम सेइंग दिस, तो यहां पे ये एनफ वर्ड क्या कर रहा है, इस एनफ का क्या काम है, ये ब्यूटीफुल को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। एनफ क्या कर रहा है, ब्यूटीफुल को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। और ये ब्यूटीफुल किसे क्वालिफाई कर रहा है, शी को। मींस अगर आप ध्यान से स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करें तो यहां पे ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है और एनफ क्या है, एक एडवर्ब है। एनफ क्या है, एक एडवर्ब है जो इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने का काम करता है। तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखें तो एडवर्ब क्या क्या कर रहा है, एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। यहां पे फास्ट भी एडवर्ब है और वेरी भी एडवर्ब है आपका, ठीक है ना। यहां पे फास्ट ही एडवर्ब है। और अगर आप थर्ड स्टेटमेंट में देखें तो एडवर्ब एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। मींस अल्टीमेटली अगर आप देखें तो एडवर्ब इन तीनों पार्ट ऑफ स्पीच को क्वालिफाई कर रहा है। अलॉन्ग विद दैट अगर मैं पूरे सेंटेंस क्लॉज की बात करूं तो क्या एडवर्ब पूरे सेंटेंस क्लॉज को क्वालिफाई कर सकता है, यस और नो? ऑफ कोर्स कर सकता है। कैसे? सपोज एक सेंटेंस है, अनफॉर्चुनेटली ही हैज क्वालिफाइड द एग्जाम। गलत हो गया ना, अनफॉर्चुनेटली ही हैज क्वालिफाइड द एग्जाम।
आगे का स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सकता वहां पे। अनफॉर्चुनेटली की जगह हमें क्या यूज करना पड़ेगा? फॉर्चुनेटली। अनफॉर्चुनेटली की जगह हम क्या यूज करेंगे? फॉर्चुनेटली। और स्ट्रक्चर क्या गया हमारा? फॉर्चुनेटली ही हैज क्वालिफाइड द एग्जाम। सेम एज अगर मैंने बोला फॉर्चुनेटली ही इज नो मोर, गलत हो गया ना। फॉर्चुनेटली ही इज नो मोर, व्हाट इज दिस? मतलब सौभाग्यवश अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? बेसिकली अगर ही इज नो मोर बोल रहे हैं मतलब नेगेटिव स्ट्रक्चर है, तो अब हमें यहां पे क्या लगाना पड़ेगा? अनफॉर्चुनेटली ही इज नो मोर। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एक एडवर्ब पूरे सेंटेंस क्लॉज को भी क्वालिफाई करने का काम कर रही होती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये एनफ वर्ड जो है ना वो थोड़ा सा हमें कंफ्यूज कर रहा है ना, कि एनफ का यूज हमने बाद में किया है, बचपन से हमने एनफ का यूज पहले किया है, तो आखिर सही कौन सा है? अगर मैं एनफ ब्यूटीफुल लिखूं तो क्या ये करेक्ट होगा? नहीं करेक्ट होगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? जरा देखिए। चलो एनफ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अगर मैं एनफ वर्ड की बात करूं ना, ये बड़ा प्यारा सा वर्ड है। क्यों प्यारा है? देखो, एनफ एडजेक्टिव की तरह भी वर्क करता है, एडवर्ब की तरह भी वर्क करता है, और नाउन की तरह भी वर्क करता है। आप समझ रहे हैं? एनफ एडजेक्टिव की तरह भी वर्क करता है, एडवर्ब की तरह भी वर्क करता है, और नाउन की तरह भी वर्क करता है। कैसे, किस तरह से वर्क करता है भाई? एक बार देखेंगे इस चीज को कैसे वर्क कर रहा होता है एनफ। अगर मैंने बोला ही हैज एनफ मनी, इफ आई एम सेइंग ही हैज एनफ मनी, तो यहां पे मनी देखो अगर आप ध्यान से, क्या है? नाउन है। तो एनफ क्या बन जाएगा? एनफ नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो एनफ क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा। ही हैज एनफ मनी में मनी नाउन है और एनफ क्या है? एडजेक्टिव। समझ गए ना? आज तक हमने ज्यादातर एनफ का यूज एडजेक्टिव की तरह ही किया है, नाउन को क्वालिफाई करने के लिए। यस और नो? अब ध्यान से देखो, अगर एनफ का यूज एडवर्ब की तरह होगा, अगर एनफ का यूज एडवर्ब की तरह होगा, तो एनफ हमेशा एडजेक्टिव के बाद आएगा। कैसे? सो इफ आई एम सेइंग ही इज स्मार्ट एनफ, इफ आई एम सेइंग ही इज स्मार्ट एनफ, अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखो जरा सा। ही इज स्मार्ट एनफ, स्मार्ट क्या है? स्मार्ट एक एडजेक्टिव है, और मैंने क्या बोला? एनफ अगर एडवर्ब की तरह आएगा तो हमेशा एडजेक्टिव के बाद आएगा। एडवर्ब की तरह आएगा तो हमेशा एडजेक्टिव के बाद आएगा। अगर एडजेक्टिव की तरह आएगा तो नाउन के पहले आएगा, जैसे आई हैव एनफ वाटर, एनफ मिल्क, एनफ मनी, कुछ भी हो सकता है। क्लियर हो रही है भावनाएं? समझ आ रहा है? चल, और अगर एनफ एडवर्ब की तरह आएगा तो वो हमेशा एडजेक्टिव के बाद आएगा। मतलब अगर मैं बोलूं ही इज एनफ स्मार्ट, तो ये गलत हो जाएगा माय डियर एस्पिरेंट्स। क्या होना चाहिए? ही इज स्मार्ट एनफ। ही इज एनफ टॉल, रॉन्ग हो जाएगा। ही इज टॉल एनफ, ही इज स्मार्ट एनफ, ही इज ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल एनफ, ही इज हैंडसम एनफ, लाइक दैट। एनफ हमेशा एडजेक्टिव के बाद आएगा, ठीक है। अब ये हमें समझ आ गया कि एनफ एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो सकता है, एडवर्ब की तरह भी यूज हो सकता है, लेकिन नाउन की तरह आखिर कैसे यूज होगा? किस तरह से हम नाउन की तरह इसको यूज कर सकते हैं? नाउन की तरह यूज करने के लिए हमें इसका यूज सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह करना पड़ेगा। या सोनो, कैसे कर सकते हैं? देखो एक बार, इफ आई एम सेइंग एनफ इज एनफ, इफ आई एम सेइंग एनफ इज एनफ, यहां पे पहला एनफ क्या है और दूसरा एनफ क्या है? चलो इसको रिलेट करते हैं एक सेंटेंस से। राकेश इज हैंडसम।
ध्यान से देखो स्ट्रक्चर को, राकेश इज हैंडसम, तो यहां पे राकेश क्या है, ध्यान से देखो राकेश क्या है, यहां पे राकेश नाउन है, और ये हैंडसम क्या कर रहा है, राकेश को क्वालिफाई कर रहा है, तो हैंडसम क्या है, एक एडजेक्टिव है। सेम कंडीशन अगर आप इस स्टेटमेंट में देखें तो पहला एनफ क्या है, नाउन है, और दूसरा एनफ क्या कर रहा है, पहला एनफ को क्वालिफाई कर रहा है, तो दूसरा एनफ क्या है, एक एडजेक्टिव है, दूसरा एनफ क्या है, एडजेक्टिव है, जो फर्स्ट एनफ को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई, सभी को समझ आ गया? तो अगर मैं बोल रहा हूं एनफ इज एनफ, जैसे जनरल स्पोकन में बोलते हैं ना हम लोग, एनफ इज एनफ, बस बहुत हो गया अब मेरी बारी, लाइक दैट, तो एनफ का यूज हम वहां पे सब्जेक्ट की तरह कर रहे होते हैं। मैंने बोला एनफ हैज बीन डन, तो एनफ फिर से सब्जेक्ट, तो लॉजिक समझ रहे हो मेरी बात का? एनफ का यूज हम एडजेक्टिव की तरह कर सकते हैं नाउन के पहले, एडवर्ब की तरह कर सकते हैं एडजेक्टिव के बाद, और अगर मैं सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह एनफ का यूज करूंगा तो वो नाउन की तरह वर्क करेगा। डन। अब हम चलने वाले हैं एडवर्ब से रिलेटेड रूल्स पे, कुछ प्यारे से रूल्स जहां से एग्जाम में बन रहे हैं हमारे क्वेश्चन, देख लेते हैं एक बार किस तरह के वो स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। सबसे पहला रूल जो है, सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर रूल्स पे चलते हैं। डेफिनेशन ऑन टाइप्स एंड आफ्टर दैट रूल्स। An adverb is a part of a speech used to describe a verb, adjective, clause और another adverb। मतलब एक एडवर्ब वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव्स, क्लॉजेस और अनदर मतलब दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करने का काम एक एडवर्ब कर रहा होता है। इट सिंपली टेल्स अबाउट हाउ, वेयर, व्हेन और द डिग्री एट विच समथिंग वाज डन। मतलब किसी भी काम के होने के प्लेस को, टाइम को, मैनर को, सब कुछ बताने का काम एडवर्ब कर रहा होता है। जैसे द मैनेजर एक्सेप्टेड द चैलेंज वेरी नाइसली, द मैनेजर एक्सेप्टेड द चैलेंज वेरी नाइसली। अगर आप देखें यहां पे तो वेरी और नाइसली दोनों एडवर्ब्स हैं। नाइसली चैलेंज्ड को क्वालिफाई कर रहा है और वेरी नाइसली को क्वालिफाई कर रहा है। सेम एज अगर मैं देखूं, tears began to fall, tears began to fall as he saw the completely lifeless body of his wife। अब यहां पे अगर आप देखें तो लाइफलेस एक एडजेक्टिव है जो क्वालिफाई कर रहा है किसको, बॉडी को, लेकिन ये जो कंप्लीटली वर्ड है ना, ये कंप्लीटली वर्ड एक एडवर्ब की तरह काम कर रहा है जो लाइफलेस को क्वालिफाई कर रहा है। माय डियर एस्पिरेंट्स, एक चीज याद रखना कि किसी भी वर्ड के लास्ट में जब आपको ly मिले ना, तो मैक्सिमम चांसेस हैं वो वर्ड क्या है, एडवर्ब ही है, क्योंकि एडजेक्टिव के लास्ट में जनरली ly जोड़ के उसे एडवर्ब बनाया जाता है। जैसे कंप्लीट से कंप्लीटली बना, ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुली बनता है, स्मार्ट से स्मार्टली बनता है। समझ रहे हो ना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? तो जब भी वर्ड के लास्ट में आपको ly मिल जाता है ना, तो वो जनरली एडवर्ब की कैटेगरी में आने वाला वर्ड होता है आपका। मेरी बात क्लियर हो गई? डन। चलो, अब अगर मैं एडवर्ब के टाइप्स की बात करूं, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं जिससे आप पूरी तरह से देख पाए इसको। तो एडवर्ब के टाइप्स में आपके कई टाइप्स आ जाते हैं। जैसे एडवर्ब के टाइप्स में आपका टाइम आ जा रहा है, फ्रीक्वेंसी आ जा रही है, मैनर आ जा रहा है, अफर्मेशन नेगेशन आ जा रहा है, डिग्री, रीजन, प्लेस, रिलेटिव, ये सारे के सारे एडवर्ब हमारी यूज होती है। जैसे अगर मैं एडवर्ब ऑफ टाइम की बात करूं, आई मीट यू टुमारो, ये टुमारो है क्या, एडवर्ब ऑफ टाइम है जो मिलने के टाइम को बता रहा है, यस और नो। सेम कंडीशन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, बारंबारता को बताएगा। फ्रीक्वेंसी मीन्स बारंबारता, लाइक आई विल मीट यू टुमारो, आई विल नेवर मीट यू। तो यहां पे आई विल ऑलवेज हेल्प यू, आई विल नेवर मीट यू, ये ऑलवेज, नेवर, ये सब क्या बता रहे हैं, फ्रीक्वेंसी, बारंबारता, किसी काम के होने की बारंबारता को बता रहे हैं। अच्छा, अब यहां से एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ सकता है ये याद रखना, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा वर्ब के
पहले आएगा। क्या बोला मैंने? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा मेन वर्ब के पहले आएगा। और अगर मैं एडवर्ब ऑफ मैनर की बात करूं, मैनर मतलब जो काम के होने के तरीके बताता है, जैसे डू दिस वर्क केयरफुली, ही स्पीक्स ब्यूटीफुली, ही राइट्स ब्यूटीफुली, लाइक दैट। तो ये केयरफुली, ब्यूटीफुली, स्मार्टली, ये सब क्या है? काम के होने के तरीकों को बता रहे हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर हमेशा मेन वर्ब के बाद आते हैं, और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब जो बारंबारता को बताएगा, किसी काम के होने की फ्रीक्वेंसी को बताएगा, वो हमेशा मेन वर्ब के पहले आएगा। ठीक है ना? जैसे अगर मैं बोलूं आई मीट हिम ऑफन नियर नियर हिज शॉप, गलत हो रहा है। आई ऑफन मीट हिम, आई मीट हिम ऑफन गलत हो गया, आई ऑफन मीट हिम करेक्ट हो गया, क्योंकि ऑफन क्या है? फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, और वो हमेशा मेन वर्ब के पहले आएगा माय डियर एस्पिरेंट्स। क्लियर हो रही है ये चीज? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखें तो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, नेगेशन, जैसे आई विल श्योरली मीट यू और आई विल नॉट मीट यू, तो अफर्मेशन और नेगेशन को बता रहे हैं, होना ना होना। डिग्री, अगर मैंने बोला शी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो वेरी क्या बता रहा है? डिग्री की बात कर रहा है। समझ रहे हो ना? सेम एज रीजन, देयरफॉर जैसे वर्ड्स जो होते हैं, ये सब रीजन को बताते हैं। तो एडवर्ब ऑफ रीजन बेसिकली किसी काम के होने के रीजन को डिस्क्राइब करने का काम करेगा। एडवर्ब ऑफ प्लेस, जैसे आई विल मीट यू देयर, तो देयर क्या बता रहा है? प्लेस की बात कर रहा है, किसी काम के होने के प्लेस को डिनोट कर रहा है। नेक्स्ट रिलेटिव एडवर्ब, जैसे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, शालिनी इज द गर्ल हु हैज क्वालिफाइड द एग्जाम, तो यहाँ पे हु क्या कर रहा है? रिलेट कर रहा है शालिनी को, नाउन को। रिलेटिव एडवर्ब क्या करेगी? रिलेट करेगी किसको? वर्ब को। जैसे दिस इज द प्लेस वेयर वी मेट फर्स्ट टाइम, तो वेयर क्या बता रहा है? प्लेस को डिनोट कर रहा है, किस प्लेस को? जहां हम मिले थे। समझ रहे हो ना मेरी बात में क्या कह रहा हूं? चलिए अब एडवर्ब से रिलेटेड कुछ रूल्स पे बात करने जा रहा हूं, और सबसे पहला रूल ही सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि यहां से काफी प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बने हुए हैं। आखिर ये रूल है क्या? देखिए जरा, समझिए। यहां पे आपको जो रूल बताया गया है वो टू मच और मच टू से रिलेटेड रूल है। अब ये टू मच क्या होता है और मच टू क्या होता है, एक बार देख लेते हैं। कब टू मच आएगा, कब मच टू आएगा? ध्यान से देखिए। टू मच के बाद आपको जनरली क्या मिलता है? जब भी हम टू मच की बात करते हैं, टू मच के बाद आपको नाउन मिलता है। मच टू आपके लिए नया होगा, वैसे नया है नहीं मच टू, लेकिन आपके लिए नया हो सकता है, क्योंकि आपके लिए मार्केट में नया नया है, जिन्होंने मच टू, टू मच ही पढ़ा है शुरुआत से। मच टू जो है, मच टू एडजेक्टिव्स के पहले आता है जनरली, और ज्यादातर मच टू के बाद आपको नेगेटिव एडजेक्टिव्स मिलते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं मच टू केयरलेस, मच टू करप्ट, लाइक दैट, मच टू पेनफुल। तो टू मच नाउन के पहले आएगा, जैसे टू मच वाटर, टू मच मिल्क, टू मच मनी, कोई भी नाउन होगा। टू मच इज यूज्ड बिफोर नाउन्स एंड मच टू इज यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव्स। टू मच नाउन के पहले आएगा और मच टू एडजेक्टिव के पहले आएगा। क्या मेरी बात क्लियर हो गई सभी को? डन। चलिए तो अब यहां से अगर हम देखें, टू मच पेन हो गया, टू मच इनसिंसियरिटी हो गया, ये सारे नाउन्स हैं। और अगर मैं मच टू की बात करूं तो जैसे मच टू पेनफुल, मच टू केयरलेस, मच टू डिसऑनेस्ट, मच टू करप्ट, ये सब क्या है? मच टू के यूज से रिलेटेड। जैसे अगर हम देखें, हिज फेलियर इज टू मच पेनफुल फॉर मी, उसका फेलियर मेरे लिए बहुत ज्यादा पेनफुल है, तो टू मच किसके पहले आया? पेनफुल के पहले। पेनफुल मतलब दर्द भरा, दर्द भरा तो कुछ होगा ना, सीधी सी बात है। तो टू मच नहीं,
बल्कि इसके पहले क्या आएगा, मच टू आएगा, क्योंकि पेनफुल एक एडजेक्टिव है। मैंने कहा पेनफुल तो कुछ होगा ना, और यहाँ पे पेनफुल किसको क्वालिफाई कर रहा है, हिज फेलियर को। तो यहाँ पे टू मच की जगह पे हमने क्या यूज किया, मच टू का यूज किया, तब ये स्टेटमेंट करेक्ट हुआ। अगला, हिज वाइफ्स र्यूड बिहेवियर गिव्स हिम मच टू पेन, उसकी वाइफ के र्यूड बिहेवियर ने उसे ढेर सारा दर्द दिया, कुछ ऐसा बोला जा रहा है। तो अब ध्यान से समझना, अगर मैंने बोला हिज वाइफ्स र्यूड बिहेवियर गिव्स हिम मच टू पेन, पेन तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, पेन क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और मैंने क्या बोला, टू मच का यूज नाउन के पहले और मच टू का यूज एडजेक्टिव के पहले। तो नाउन के पहले तो मच टू आ नहीं सकता माय डियर एस्पिरेंट्स, ये तो गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या जाएगा हमारा, हिज वाइफ्स र्यूड बिहेवियर गिव्स हिम टू मच पेन, मतलब उसकी वाइफ के र्यूड बिहेवियर ने उसे ढेर सारा दर्द दे दिया, कुछ ऐसा। तो क्लियर है मेरी बात, टू मच इज यूज्ड बिफोर नाउन्स एंड मच टू इज यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव्स। आई थिंक सभी को क्लियर हो गया, डन माय डियर एस्पिरेंट्स। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या कहना चाहते हैं, देखिए इनफ वर्ड का यूज। ये जो इनफ वर्ड है ना, इसके बारे में मैंने आपसे पहले ही डिस्कशन इसीलिए किया क्योंकि ये एग्जाम में फंसाता है हमको। बिफोर द वर्ड एनफ एन एडजेक्टिव अंडर पॉजिटिव फॉर्म शुड बी यूज्ड। जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया कि एनफ अगर वर्क कर रहा है एडवर्ब की तरह तो वो एडजेक्टिव के बाद आएगा, लेकिन एनफ जिस एडजेक्टिव के बाद आएगा वो एडजेक्टिव हमेशा पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव ही हो सकता है। मींस वो कभी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव नहीं हो सकता है। कैसे, इफ आई एम सेइंग यू आर गुड एनफ, ये सही है, लेकिन अगर मैं बोलूं यू आर बेटर एनफ तो ये रॉन्ग है, क्योंकि बेटर कंपैरेटिव डिग्री है, वो एनफ के पहले नहीं आएगी। ही इज स्मार्ट एनफ, ये सही है, लेकिन अगर मैं बोलूं ही इज स्मार्टर एनफ तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। समझ गए ना। तो एनफ के पहले जो एडजेक्टिव आएगा दैट एडजेक्टिव शुड ऑलवेज बी इन पॉजिटिव डिग्री। जैसे ही इज मोर इंटेलिजेंट एनफ टू फॉलो यू, स्टेटमेंट गलत हो गया, करेक्ट क्या जाएगा, ही इज इंटेलिजेंट एनफ टू फॉलो यू। अब ये सही है क्योंकि एनफ के पहले मोर इंटेलिजेंट नहीं आ सकता, गलत हो जाएगा माय डियर एस्पिरेंट्स। अगला, शी इज एनफ लकी टू गेट द जॉब, शी इज एनफ लकी टू गेट द जॉब, ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। करेक्ट क्या है, इज तो लगाना ही पड़ेगा यहां पे, शी इज लकी एनफ, एनफ के पहले ही एडजेक्टिव आएगा, बाद में नहीं आएगा क्योंकि एनफ एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है। सो शी इज लकी एनफ टू गेट द जॉब, नाउ इट वुड बी द करेक्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, क्लियर हो गया। पहली चीज, एनफ हमेशा एडवर्ब की तरह एडजेक्टिव के बाद आएगा। दूसरा पॉइंट, एनफ के पहले जो एडजेक्टिव आएगा वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव होगा, कभी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव एनफ के पहले नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। द एडवर्ब क्वाइट मींस परफेक्टली और कंप्लीटली शुड नॉट बी यूज्ड विद एडजेक्टिव हैंडसम। देखो, अगर हम बोल रहे हैं क्वाइट, अगर मैं बोल रहा हूं ही इज क्वाइट हैंडसम तो ये रॉन्ग है, क्योंकि ये कंप्लीटली या परफेक्टली का सेंस देता है, मतलब कंप्लीशन का सेंस दे रहा है एक तरह से। और अगर बेसिक वे में आप देखें तो हैंडसम अपने आप में ओवरऑल पर्सनैलिटी को डिनोट करता है किसी भी पर्सन की, समझ रहे हो ना। तो एक बेसिक वे में अगर आप देखें तो हैंडसम के पहले आपको कभी क्वाइट नहीं लगाना, इस पॉइंट को दिमाग में रखना क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बन चुके हैं, इसीलिए इस पॉइंट को मैंने यहां पे रखा है। तो इफ आई एम सेइंग ही इज क्वाइट हैंडसम, ये रॉन्ग हो जाएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन हाँ, अगर हम बहुत हैंडसम बोलना चाहते हैं किसी को, सो वी कैन से ही इज वेरी हैंडसम, देयर इज नो प्रॉब्लम, वो सही है।
तो इज क्वाइट हैंडसम रॉन्ग है, लेकिन ही इज वेरी हैंडसम करेक्ट है। क्लियर हो गई मेरी बात? आगे बढ़ जाते हैं। लेट एंड लेटली, देखो लेट तो देरी को दिखा रहा है, लेटली का मतलब है जैसे यहां पे लिखा है लेटली इंडिकेट्स, लेटली मीन्स रिसेंटली, रिसेंटली इन द सेंस जस्ट लाइक आप ऐसे कह सकते हैं कि पास्ट के रिसेंट टाइम को दिखा रहा है लेटली। जैसे ही वॉज पनिश्ड फॉर कमिंग लेटली, ये गलत हो गया, करेक्ट क्या हुआ, ही वॉज पनिश्ड फ्रॉम फॉर कमिंग लेट, ये करेक्ट है। लेटली का यूज कैसे कर सकते हैं, जैसे आपने अपने फ्रेंड से बोला चलो पार्टी में चलते हैं, उसने बोला नहीं मुझे नहीं जाना पार्टी में, तुम लोग जाओ, कोई तबीयत सही नहीं है मुझे नहीं जाना, तुम लोग जाओ। अब जब जाने का टाइम आया पार्टी में, तो उसने सोचा यार पार्टी में नहीं जाऊंगा तो बड़ा लॉस हो जाएगा, अब जो भी पार्टी के खाने पीने की सेल्फी वगैरह का लॉस, बहुत सारा लंबा चौड़ा लॉस हो जाएगा। हाँ, तो उसने बाद में वो एग्री हो गया जाने के लिए, उसने कहा ठीक है मैं तैयार हूं चलने के लिए। समझ रहे हो ना, मतलब पहले तैयार नहीं हुआ, बाद में तैयार हो गया जाने के लिए। सो वी कैन से लाइक लेटली ही agreed to go to the party। मैं क्या बोला, लेटली ही अग्रीड टू गो टू द पार्टी, मतलब जाने के रिसेंट टाइम में वो तैयार हुआ जाने के लिए, बात तो पास्ट की हो रही है, समझ रहे हो ना, पास्ट के रिसेंट को दिखा रहा है। तो लेटली ही अग्रीड टू गो टू दी पार्टी, दिस वुड बी द स्ट्रक्चर लाइक दैट। क्लियर हो गई मेरी बात? ठीक है, तो लेट मतलब देरी को ही दिखा रहा है, लेटली मतलब रिसेंट, पास्ट के रिसेंट टाइम को दिखा रहा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब ये जो पॉइंट है ना काफी प्यारा है, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं जिससे आपको पूरा कंटेंट विजिबल हो जाए। यहां पे स्टेटमेंट क्या कह रहा है ध्यान से देखिए, स्ट्रक्चर को देखिए एक बार। व्हेन बी बिगन अ सेंटेंस विद seldom, never, hardly, rarely, scarcely, barely, neither, never, the rule of inversion should be applied। मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में। तो एन ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड बिफोर द सब्जेक्ट। अच्छा, इन्वर्जन होता क्या है, जैसे अगर मैंने बोला एम आई करेक्ट, अगर मैंने बोला एम आई करेक्ट, तो एम पहले आया और आई बाद में आया, एम पहले है आई बाद में है, तो ये क्या है, इन्वर्जन है। इसी को इन्वर्जन बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में। तो जनरली अगर आप देखें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में तो हमेशा ही इन्वर्जन आता है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब को पहले रखते हैं, सब्जेक्ट को बाद में रखते हैं। लेकिन पॉइंट को समझना है यहां पे मेरे, जो मैं कहना चाहता हूं, अगर इस तरह की नेगेटिव एडवर्ब सेंटेंस में आ गई, जैसे seldom, never, hardly, rarely, scarcely, barely, neither, never, इस तरह की अगर नेगेटिव एडवर्ब सेंटेंस में आ गई, नाउ वन थिंग यू शुड कीप इन योर माइंड दैट हम इन्वर्जन का ही यूज कर सकते हैं वहां पे। मतलब सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब पहले रखनी है और सब्जेक्ट बाद में रखना है। जैसे हार्डली ही गोज टू स्कूल, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, करेक्ट क्या गया हमारा, हार्डली डज ही गो टू स्कूल, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया। नो सूनर द स्कूल बेल रिंग्स देन ऑल द बॉयज गो टू देयर क्लासरूम्स। अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था तो यहां डज आया ही के अकॉर्डिंग, ठीक है। नो सूनर द स्कूल बेल रिंग, अब यहां पे स्कूल बेल क्या है, अपने आप में सिंगुलर है, तो यहां पे नो सूनर डज, स्कूल बेल के अकॉर्डिंग हमने डज का यूज किया, डज द स्कूल बेल रिंग देन ऑल द बॉयज गो टू देयर क्लासरूम्स। नो सूनर के बाद देन आता है, और एस सुन एस के बाद हम कॉमा से स्ट्रक्चर को जोड़ रहे होते हैं। अच्छा, यहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, सब्जेक्ट सिंगुलर था तो डज लगाया। मान लीजिए सेंटेंस होता हार्डली ही हेल्प्ड मी,
क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट होता? और अगर रॉन्ग है तो करेक्ट क्या होगा? इन दिस केस स्ट्रक्चर वुड बी लाइक हार्डली डिड ही हेल्प मी, hardly did he help me, hardly did he help me, this would be the correct structure. Have you got my point? Done? समझ आ गया सभी को? तो कहने का मतलब ये है कि हार्डली के बाद में क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस था तो हमने डिड लगाया। मान लीजिए यही सेंटेंस होता हार्डली ही हैड हेल्प मी, ये भी गलत था। यहां हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी है, इसको ही उठा के ही के पहले रख दो और स्टेटमेंट क्या चला जाता हमारा? हार्डली हैड ही हेल्प्ड मी, नाउ इट वुड बी द करेक्ट स्ट्रक्चर। हैव यू गॉट दिस पॉइंट? डन? चल, सो अब डिड जब लग गया था तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आया, लेकिन हैड के साथ तो जनरली वर्ब का थर्ड फॉर्म आता ही है। सभी को क्लियर हो गया ये पॉइंट माय डियर एस्पिरेंट? सभी को क्लियर हो गया? डन? चलो आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 6, the adverbial phrase no less than should be used with uncountable nouns, whereas no fewer than is used with countable nouns. देखो, no less than और no fewer than दोनों का मतलब होता है से कम नहीं, से कम नहीं, लेकिन नो लेस देन का यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के पहले क्वांटिटी को रिफर करने के लिए, और नो फ्यूअर देन का यूज होता है काउंटेबल नाउन के पहले नंबर को रिफर करने के लिए। जैसे देयर वर नो लेस देन 40 पीपल हु वर किल्ड इन द एक्सीडेंट, ये स्टेटमेंट हो गया गलत और करेक्ट क्या गया? नो फ्यूअर देन 40 पीपल, हु तो लगाना पड़ेगा, हु वर किल्ड इन द एक्सीडेंट। अच्छा, अगर मैं इसी सेंटेंस को एज इट इज लिखूं, लेस की जगह फ्यूअर लगा दूं, तो भी ऐसा ही है, लाइक देयर वर नो फ्यूअर देन 40 पीपल हु वर किल्ड इन द एक्सीडेंट। समझ गए ना? लेकिन अगर मुझे लेस लगाना है तो मुझे क्वांटिटी को रिफर करना पड़ेगा, मतलब अनकाउंटेबल यूनिट को डिनोट करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बोलूं नो लेस देन 2 kg sugar was there in the kitchen, मैं क्या बोल रहा हूं? नो लेस देन 2 kg शुगर वॉज देयर इन द किचन, मतलब किचन में 2 किलो से कम चीनी नहीं थी। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये 2 kg शुगर क्या है? नंबर की बात हो रही है, क्वांटिटी की बात हो रही है, ऑफ कोर्स क्वांटिटी को डिनोट कर रहे हैं, तो इस केस में नो लेस देन आ गया और स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया। आई होप सभी को अच्छे से क्लियर हो रही हैं चीजें। तो नो लेस देन का यूज अनकाउंटेबल नाउन के लिए, क्वांटिटी को रिफर करने के लिए, और नो फ्यूअर देन का यूज काउंटेबल नाउन के लिए, नंबर को रिफर करने के लिए। दोनों का मीनिंग है से कम नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, द एडवर्ब एज इज नॉट यूज्ड आफ्टर कॉल एंड कंसीडर। कॉल और कंसीडर के बाद एज नहीं आता। देखो, कॉल मीन्स कहना हो गया, कंसीडर मीन्स मानना हो गया, तो सिंपल सी चीज है, कंसीडर के बाद अगर एज लगा रहे हैं हम तो स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है? सुपरफ्लुअस हो रहा है। जैसे ही कॉल्ड मी एज अ फूल, जैसे अगर कोई बोल रहा उसने मुझे बेवकूफ की तरह कहा, तरह क्यों कहेगा? सीधे बेवकूफ कहेगा ना। सो क्लियरली अगर हम देखें, ही कॉल्ड मी अ फूल, ही कॉल्ड मी अ फूल। जैसे आई कॉल्ड यू एज इंटेलिजेंट, मैं आपको इंटेलिजेंट की तरह क्यों कहूंगा? इंटेलिजेंट कहूंगा ना सीधे, लाइक आई कॉल्ड यू इंटेलिजेंट। समझ गए ना? चलो अगला, आई ऑलवेज कंसीडर हिम एज माई ब्रदर, मैं उसे कंसीडर करता हूं अपने ब्रदर की तरह। अच्छा, कंसीडर का मतलब ही मानना होता है, और अगर हम किसी को मान रहे हैं तो की तरह ही मान रहे हैं, एज की जरूरत ही नहीं। सो आई ऑलवेज कंसीडर हिम माई ब्रदर, नाउ इट वुड बी द करेक्ट वन। तो आई थिंक क्लियर हो गया।
स्ट्रक्चर को दिमाग में रखना कि अगर कॉल या कंसीडर का यूज हुआ है तो आगे की क्लॉज में कभी एज नहीं आएगा, और अगर एज आ गया तो बीमारी उसी पार्ट में है जिस पार्ट में एज का यूज हुआ है। डन। चलो अब बारी है कुछ क्वेश्चंस की, आइए देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं लगातार एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल एग्जाम्स में, और उन्हें कैसे टैकल आउट करना है, जो क्वेश्चंस हमारे एडवर्ब से ही रिलेटेड होने वाले हैं। तो एडवर्ब की एक्सरसाइज पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले फिलर्स पे बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शी वॉज डैश इंडल्ज्ड इन दिस अफेयर। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम अगर देखें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सीरियसली। He was seriously indulged in this affair, क्योंकि selfish, bad, sudden तीनों एडजेक्टिव हैं और जरूरत है एडवर्ब की। इंडल्ज मतलब लिप्त होना किसी चीज में। His brother was dash upset about missing the chance, एडवर्ब की जरूरत है तो टेरिबल और मेजर होगा नहीं, क्वाइटली का चांस नहीं है, बुरी तरह से अपसेट है, कुछ ऐसा बोला जा रहा है। तो his brother was terribly upset about missing the chance। ठीक है। नेक्स्ट, आप लोग पॉज कर करके अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करते रहना आंसर, और सभी को आंसर करने। ये जो सेशन है इसके कमेंट बॉक्स में हर क्वेश्चन का आंसर आपका पेस्ट होना चाहिए। भले ही मैं आपको आंसर बता रहा हूं लेकिन आप अपने आंसर जरूर देंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। अगला, ईयर्स रोल्ड बाय क्विकली, मतलब साल दर साल तेजी से बीत गए, कुछ ऐसा। तो ईयर्स रोल्ड बाय, द ईयर्स रोल्ड बाय क्विकली, तेजी से। एसएससी सीजीएल सीएचएसएल का क्वेश्चन है। योर थ्योरम्स आर एब्सोल्यूट नहीं हो सकता, सीरियस नहीं हो सकता, बैड नहीं हो सकता, क्योंकि तीनों एडजेक्टिव हैं। सो इट शुड बी लाइक एब्सोल्यूटली, योर थ्योरम्स आर एब्सोल्यूटली करेक्ट, योर थ्योरम्स आर एब्सोल्यूटली करेक्ट। सो आंसर हमारा जाएगा फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट, दिस कार इज डैश अफोर्डेबल, क्वाइटली, सरप्राइजिंग, रीजनेबल, रीजनेबली। इट शुड बी रीजनेबली, क्योंकि रीजनेबली का मतलब होता है उचित रूप से, लाइक दैट। मतलब रीजनेबली क्या है, ये कार उचित रूप से क्या है, अफोर्डेबल है, खरीदने के लायक है, ठीक है, सस्ती है, मतलब खरीदी जा सकती है। तो एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। क्वाइटली कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग गलत हो रहा है, बाकी सरप्राइजिंग और रीजनेबल का कोई चांस नहीं है, क्योंकि रीजनेबली ही एडवर्ब की तरह वर्क करेगा, ठीक है, रीजनेबल एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। यू डू नॉट, यूजुअल, ऑफनली, जनरल, यूजुअली। सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या है हमारा, फोर्थ पार्ट, इट शुड बी यूजुअली। यू डू नॉट यूजुअली कम टू मीट मी, यूजुअली मीन्स अक्सर, प्रायः, कुछ ऐसा, ठीक है। ऑफनली जैसा कुछ नहीं होता, इट शुड बी ऑफन। नेक्स्ट, आई स्टम्बल्ड एंड इंजर्ड माई सेल्फ बैडली। अब लेट, हार्ड, बैड का कोई भी चांस नहीं है कॉन्टेक्चुअली, तो आंसर हमारा फोर्थ पार्ट जाएगा। नेक्स्ट, टू दैट सीरियस क्वेश्चन शी रिप्लाइड इनोसेंटली, इट शुड बी इनोसेंटली। तो यहाँ पे इनोसेंट विशियस दुष्चक्र से रिलेट करेगा, मतलब कुछ भी दुर्भावना, विशियस या फिर दुष्चक्र, जैसे मैनी गर्ल्स आर ट्रैप्ड इन विशियस साइकिल ऑफ माल न्यूट्रिशन, मतलब बहुत सारी गर्ल्स जो हैं वो कुपोषण के चक्र में फंसी हुई हैं पूरी तरह से, ठीक है। और विक्टोरियस मीन्स विजयी हो गया, तो इनोसेंटली वुड बी देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही परफॉर्म्स हिज चैरिटेबल जॉब वर्चुअसली, मतलब सदाचारिता से वो अपने काम को कर रहा है, तो आंसर हमारा जाएगा वर्चुअसली। हैवली, इनोसेंटली, डेंजरसली का तो कोई चांस ही नहीं है। कोई चैरिटी कर रहा है, चैरिटेबल जॉब कर रहा है, तो सदाचारिता से, मतलब वर्चुअसली करेगा। नेक्स्ट, हिज एसे इज डैश डन। अब इस स्टेटमेंट को देखें तो कंप्लीट, हाफली, कंप्लीशन का कोई चांस नहीं। हिज एसे इज कंप्लीटली डन, मतलब पूरी तरह से कंप्लीट है उसका, ऐसे कुछ ऐसा बोलना चाहता है। आंसर हमारा फर्स्ट पार्ट जाने वाला है। अब एरर डिटेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस पे बात करेंगे। चलिए थोड़ा सा टाइम मैं आपको भी देता हूं, एक बार देखिए स्टेटमेंट को,
और बताइए 11 नंबर क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर क्या होने वाला है। 11 नंबर क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर क्या होने वाला है। When I got home, I was too exhausted। स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो क्या बीमारी दिख रही है आप सबको, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। फटाफट कमेंट बॉक्स में सभी को आंसर करना है। ठीक है, तो अब यहां से अगर आप देखें तो टू अगर मैं लगा रहा हूं, जैसे ही इज टू वीक टू वॉक, मीन्स ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, कुछ ऐसा ना। तो अगर मैं टू लगा रहा हूं तो मतलब मुझे रिलेशन देना पड़ेगा। अगर मुझे स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टू की जगह वेरी का यूज करना पड़ेगा। तो व्हेन आई गॉट होम आई वॉज वेरी एग्जॉस्टेड। देखो कुछ वर्ड्स हैं जैसे वेरी का यूज हम प्लीज्ड के पहले भी करते हैं, टायर्ड के पहले भी करते हैं, एग्जॉस्टेड के पहले भी करते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा थर्ड पार्ट जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट, क्या बीमारी है इसमें, स्टेटमेंट को देखिए और बताइए क्या प्रॉब्लम दिख रही है। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें स्टेटमेंट को तो हमें यह समझ आ रहा है कि यहां पे नॉट भी लगा है और हार्डली भी लगा है। तो माय डियर एस्पिरेंट्स, क्या डबल नेगेटिव सेम स्ट्रक्चर में होंगे? नहीं हो सकते। तो सिंपल सी चीज है, या हार्डली हटा दो या डिड नॉट हटा दो, या फिर मैं बोल सकता हूं आई हार्डली न्यू anyone in the city and so felt lonely, या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूं I did not know anyone in the city and so felt lonely। both are correct। समझ गए? सो अल्टीमेटली आंसर हमारा जाएगा फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट वुड बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, I rarely find something in the movies that is worth remembering। स्टेटमेंट को देखो एक बार और बताओ क्या प्रॉब्लम है इस स्ट्रक्चर में। I rarely find something in the movies that is worth remembering। अब रेयरली का यूज हुआ है। जब भी स्टेटमेंट नेगेटिव जा रहा हो तो सम नहीं एनी आएगा। पॉजिटिव सेंटेंस में सम और नेगेटिव सेंटेंस में एनी। समझ गए ना? तो अगर मैं रेयरली की बात कर रहा हूं या मैंने हार्डली लगा दिया तो इसका मतलब तो मुश्किल से है, मतलब सेंस नेगेटिव हो गया। अब यहां पे समथिंग की जगह पे क्या जाएगा, एनीथिंग। बस प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, आई रियरली फाइंड एनीथिंग इन द मूवीज दैट इज वर्थ रिमेंबरिंग। वर्थ रिमेंबरिंग में याद रखने योग्य, कुछ ऐसा। चल आगे बढ़ जाते हैं। यू हैव एक्टेड नोबलर देन ऑल ऑफ अस। अब यहां पे अगर आप स्ट्रक्चर को देखें, यू हैव एक्टेड नोबलर देन ऑल ऑफ अस, तो यहां पे मुझे जरूरत किसकी है, एडवर्ब की जरूरत है, यस और नो। तो यहां पे यू हैव एक्टेड, अब पहली चीज तो नोबलर नहीं होगा, नोबली होगा। और अगर मैं नोबली लगा दे रहा हूं तो कंपैरेटिव, क्योंकि देन लगा हुआ है तो कंपैरेटिव की जरूरत है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मोर नोबली लिखना पड़ेगा। भाई कंपैरेटिव भी बनाना है, एडवर्ब भी बनाना है। तो स्ट्रक्चर क्या जाएगा हमारा, यू हैव एक्टेड मोर नोबली देन ऑल ऑफ अस। नाउ इट वुड बी द करेक्ट स्ट्रक्चर एंड हमारा आंसर जाने वाला है सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, ही हैज नो टाइम टू रीड मैगजीन्स एंड नो डिजायर नीदर। भाई नो और नीदर एक साथ आ जाएगा क्या? ये तो बहुत नाइंसाफी है। नो के साथ में, नॉट के साथ में आप ईदर लगा सकते हैं, इसको आप आइदर भी बोलते हैं और वो भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नीदर नहीं आ सकता। तो he has no time to read magazines and no desire either। नीदर की जगह इधर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, he has not seldom। देखो नॉट और seldom,
डबल नेगेटिव्स कांट बी यूज्ड टुगेदर, डबल नेगेटिव्स एक साथ नहीं आएंगे। सो ही हैज सेल्डम विजिटेड हो सकता है या ही हैज नॉट विजिटेड हो सकता है। तो मैं समझ गए ना मेरी बात, में क्या कह रहा हूं? डबल नेगेटिव्स एक साथ नहीं आएंगे, मीन्स आंसर हमारा फर्स्ट पार्ट जाएगा, या नॉट हटा दो या सेल्डम हटा दो। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, इट वॉज मच हॉट यस्टरडे एंड वी डिड नॉट गो आउट। तो अब यहां पे अगर आप स्ट्रक्चर को देखें, इट वॉज मच हॉट यस्टरडे एंड वी डिड नॉट गो आउट, तो हॉट पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, और ध्यान से समझना वेरी का यूज पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले करते हैं, और मच का यूज कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले करते हैं। वेरी इज यूज्ड बिफोर पॉजिटिव डिग्री एंड मच इज यूज्ड बिफोर कंपैरेटिव डिग्री। मींस वेरी स्मार्ट, मच स्मार्टर, वेरी टॉल, मच टॉलर, वेरी हैंडसम, मच मोर हैंडसम, वेरी ब्यूटीफुल, मच मोर ब्यूटीफुल। ये याद रखना कि मच और मोर एक साथ आ सकते हैं। बचपन से हमें हमें ये दिमाग में हमने बैठा रखा है, मच मोर एक साथ नहीं आ सकता। क्यों? अच्छा नहीं लगता। आ भी सकता है और करेक्ट भी होता है, क्योंकि मच का यूज मैंने बोला होगा ही कंपैरेटिव डिग्री के पहले। और हैंडसम की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? हैंडसमर होती है क्या? नहीं, मोर हैंडसम होती है। तो मच मोर एक साथ आ गया ना। ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव डिग्री क्या ब्यूटीफुलर होती है? मोर ब्यूटीफुल होती है। तो अब जब मच आ रहा है कंपैरेटिव डिग्री के पहले, तो मोर ब्यूटीफुल के पहले मच आ रहा है ना, तो मच मोर एक साथ आ भी रहे हैं और करेक्ट भी हो रहे हैं। सो यहां पे क्योंकि हॉट पॉजिटिव डिग्री है, तो मच नहीं बल्कि क्या आएगा? वेरी आएगा। इट वॉज वेरी हॉट यस्टरडे एंड वी डिड नॉट गो आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई मीट हिम ऑफन। मैंने अभी अभी आपसे क्या बताया था? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा मेन वर्ब के पहले आती है। तो आई ऑफन मीट हिम नियर द टाउन हॉल। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा मेन वर्ब के पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई टोल्ड हर एज ब्लंट एज आई कुड बट शी वॉज नॉट कन्विंस्ड। अब यहां पे ब्लंट मतलब है स्पष्ट रूप से, और यहां पे मुझे जरूरत है एडवर्ब, क्योंकि ये वर्ड जो भी है जो टोल्ड को क्वालिफाई कर रहा है, और टोल्ड वर्ब है, तो ब्लंट क्या है? एडवर्ब की जरूरत है, और ब्लंट तो एडजेक्टिव है। तो ब्लंट की जगह पे क्या होगा? ब्लंटली, एलवाई जोड़ेंगे, एडवर्ब बन जाएगा। स्ट्रक्चर क्या गया? आई टोल्ड हर एज ब्लंटली एज आई कुड बट शी वॉज नॉट कन्विंस्ड। आंसर हमारा जाएगा सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, I hardly find something in her character that I can admire. Hardly का यूज हुआ है, इसके साथ some नहीं बल्कि any का यूज होगा। तो I hardly find anything in her character that I can admire. Like that. Hardly आ गया तो some नहीं, any जाएगा। Next, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंसिडेंट इज फेयरली बोरिंग। अच्छा, यहां पे ध्यान से देखना, फेयरली के बाद जनरली पॉजिटिव एडजेक्टिव आता है, और रेदर के बाद जनरली नेगेटिव एडजेक्टिव आता है। मतलब अगर मैं बोलूं यू आर फेयरली हैंडसम तो सही है, लेकिन द मूवी इज फेयरली बोरिंग, ये गलत है, रेदर बोरिंग होगा। तो यहां पे बोरिंग लिखा है, नेगेटिव है, तो फेयरली की जगह क्या जाएगा? रेदर जाएगा। द डिस्क्रिप्शन ऑफ इंसिडेंट इज रेदर बोरिंग। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे हम लोग आ चुके हैं, और टोटल 25 क्वेश्चंस हमें करने हैं, और उसी के साथ ये एडवर्ब टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा हमारा। चलिए, व्हेन शी रिसीव्ड द गुड न्यूज शी रैन स्ट्रेटली टू कॉल अप हर हस्बैंड। स्ट्रेटली की जगह क्या जाएगा? स्ट्रेट जाएगा। व्हेन शी रिसीव्ड द गुड न्यूज शी रैन स्ट्रेट टू कॉल अप हर हस्बैंड, कुछ ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, सेल्डम और नेवर। देखो ध्यान से समझना,
सेल्डम के बाद जब इफ मिलेगा तो हमेशा एवर आएगा, और सेल्डम के बाद और मिलेगा तो हमेशा नेवर आएगा। सेल्डम, इफ, एवर, सेल्डम और नेवर। अब देखो सेल्डम के बाद और आ गया तो या फिर नेवर लगा दो या फिर इफ एवर। इफ लगाओ तो एवर सही हो जाएगा। सेल्डम इफ एवर का मतलब होता है कभी कभार, और सेल्डम का और नेवर का मतलब होता है ना के बराबर। जैसे वी सेल्डम और नेवर मीट आवर रिलेटिव्स दीज डेज, मतलब हम ना के बराबर अपने रिलेटिव्स से मिलते हैं, लाइक दैट। चलिए, तो ये याद रखना, सेल्डम के साथ इफ आएगा तो हमेशा एवर, और आएगा तो हमेशा नेवर। क्वेश्चन नंबर 24, शी डज नॉट सिंग वेल एंड आई डज नॉट सिंग, आई डोंट सिंग नीदर। नॉट के साथ नीदर नहीं बल्कि क्या जाएगा, इधर जाएगा। इसे आप आइदर भी बोल सकते हैं। तो आंसर हमारा जाने वाला है थर्ड पार्ट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, शी इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट सिंगर इन द सिटी। कॉल और कंसीडर के बाद मैंने क्या बोला था, एज का यूज नहीं होगा। कॉल और कंसीडर के बाद कभी भी एज नहीं आएगा, और इसी बेस पे हमारा आंसर क्या चला गया, फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट वुड बी दी करेक्ट आंसर। सो आज का सेशन होता है यहीं पे कंप्लीट। आई होप आज के सेशन से आपने काफी नए नए एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स जरूर सीख लिए होंगे, और आज की ये क्लास आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल क्लास बनने वाली है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में कुछ और धमाकेदार से ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।